गुड मॉर्निंग क्लास 7। टुडे वी शैल स्टार्ट चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था एसएसटी का, ट्रेसिंग चेंजेस विथ 1000 ईयर्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, है ना, उसका हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 3 पर। तो हमने इसके पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ा, मैप के बारे में हमने पढ़ा कि, है ना, पहले जो मतलब कि सबसे अर्ली में मैप्स कैसे बने और आज के मैप से वो कैसे डिफरेंस है, उनमें जो जैसे कि किस तरह से चीजों को दिखाया गया था वो किसके लिए यूजफुल थे। मर्चेंट्स और जो सेलर्स थे, मतलब जो वाटर के थ्रू जो अपना ट्रेड करते थे, उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल थे और वही उनका यूज करते थे। उसके बाद हमने पढ़ी न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज की, नई और आज की और उस टाइम की जो लैंग्वेज थी उसमें मतलब कैसे एक ही वर्ड का मीनिंग जो है किस चीज के लिए जब यूज किया जाता था और आज उसका मीनिंग जो है अलग ही, बिल्कुल उसका अलग हो गया। इसी तरह से एक सेंटेंस का मीनिंग उस समय पे जो हुआ करता था आज वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया। उसके आगे आज हम रीड करते हैं सेकंड पैराग्राफ से पेज नंबर 3 पर। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दैट दे यूज बिकॉज दे मीन different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. Means तो जो historians होते हैं वो आज के जो historians होते हैं, मतलब आज वो किसी भी टर्म का जो यूज करते हैं, किसी भी एक शब्द का या किसी सेंटेंस का, तो वो बहुत सोच समझ कर यूज करते हैं, बहुत केयरफुली। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पास्ट में मतलब उसका मीनिंग कुछ और था और आज उसका मीनिंग कुछ और है और आगे जाकर इसका मीनिंग और भी चेंज हो सकता है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि एक शब्द है फॉरेनर। आज हमको फॉरेनर शब्द जैसे हमने सुना तो इस वर्ड से आपको क्या समझ में आया कि फॉरेनर हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं, फॉरेनर वर्ड जो कि हमारे इंडिया का रहने वाला नहीं है, जो कि एक इंडियन नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेनर। इन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप देखिए, इन मिडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। इन हिंदी द टर्म परदेसी might be used to describe such a person, and in Persian ajnabi. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. अब वो बोल रहे हैं कि फॉरेनर का मीनिंग आज हम क्या समझते हैं कि जो हमारे इंडिया में रहने वाला पर्सन नहीं, उसके लिए हम फॉरेनर वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन मिडिवल पीरियड में फॉरेनर किसके लिए यूज किया जाता था पता है? जो कि स्ट्रेंजर, मतलब जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा, जिसको हमने पहली बार देखा और हम उसको पहचानते नहीं है, उसके लिए फॉरेनर शब्द यूज करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई विलेज का व्यक्ति सिटी में आ गया या कोई गांव में कोई बाहर शहर का व्यक्ति चला गया, है ना, गांव के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। तो अगर कोई शहर का रहने वाला गांव में चला गया तो उसके लिए वो उसको बोलते थे फॉरेनर, मतलब हिंदी में उसको बोलते थे परदेशी और पर्शियन में उसको बोलते थे अजनबी। तो इस तरह से अगर एक सिटी में रहने वाला कहीं वही कहा कि कहीं फॉरेस्ट में मतलब गांव में या जंगल में चला जाता है तो वो उसके लिए क्या शब्द यूज करते थे, फॉरेनर, है ना। और अगर लेकिन उसी गांव में अगर दो किसान रहते हैं जो कि एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वो उसके लिए फॉरेनर शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाले, भले ही उनका धर्म अलग हो, है ना, भले ही वो एक हिंदू हो सकता है, मोमेडियन हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, या वो अलग कुछ भी उसका मतलब कास्ट बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन उनके लिए वो फॉरेनर यूज नहीं करेंगे। मतलब जो बाहर से आया है, जो पर्सन उनके गांव का नहीं है, बाहर के शहर से आया है, तो उसके लिए वो फॉरेनर शब्द यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको परदेसी बोलते हैं और पर्शियन में उसको अजनबी बोलते हैं। इस तरह से अब हम आगे रीड करते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस की। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्टोरियंस किसको बोलते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, जो हिस्ट्री की का स्टडी करते हैं, तो उनके सोर्स और उनके सोर्सेस। अब हिस्टोरियंस के सोर्सेस क्या थे, मतलब वो आज के समय में हमको अगर पुराने अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में, आज से हमको 400 साल पहले के बारे में हमको अगर पता लगाना है कि आज से 400 इयर्स पहले लोग कैसे रहते थे, क्या वर्क करते थे, क्या खाते थे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हिस्ट्री में जो भी चीजें अवेलेबल है उस टाइम की उसको हम देखेंगे, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि सोर्सेज क्या। हिस्टोरियंस use different type of sources or to learn about the past depending upon the period of their study and
the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750 मतलब कि हम इसमें इस बुक में इसके पहले हमने जब 6th में आपने क्या पढ़ा, आपने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है ना। अब हम इसमें वो बता रहे हैं कि 1750 से लेकर 700 से लेकर 1750 तक के बीच का मतलब हजारों साल का फर्क है। इसके बीच में हम अगर क्या हुआ, कैसे समय चेंज हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हम उसके लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, जो कि पास्ट जो भी नेचुरल से हमको चीजें मिलती है पास्ट के बारे में, या फिर जो भी जो समय के जो राजा महाराजा होते थे, जो भी हिस्टोरियंस होते थे, क्रॉनिकल्स, उन्होंने क्या चीजें लिखी है उससे हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. तो हम मतलब हमने ये नोटिस किया कि जब हिस्टोरियंस जो है वो उस समय क्या पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस हिस्ट्री का पता लगाने के लिए कि उस पीरियड में मतलब कि किस पे विश्वास किया जा सकता है कि उस समय पे कौन से कॉइन्स का यूज होता था, किस तरह के, है ना, क्या जो इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पेंटिंग्स पिक्चर्स होती हैं, आर्किटेक्चर उस टाइम पे लोग कैसी बिल्डिंग्स बनती थी, क्या क्या यूज होता था, कैसी डिजाइन वो बनाते थे, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड मतलब जो लिखित में हमको मिले हैं उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। द नंबर ऑफ वेराइटी एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन जो मतलब उस समय के जो भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे वो समय के साथ रहते हुए उनमें मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया कि जैसे पहले जो चीज थी उसको जब यूज करते करते जो आज उसका मीनिंग है वो मतलब बहुत चेंज हो गया, उसके बारे में बताना चेंज हो गया। तो जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो लिखित रिकॉर्ड थे मतलब उनमें कैसे विविधता आई वो भी हम आगे पढ़ेंगे। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड। पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। अब क्या हुआ कि इस टाइम तक मतलब जब इस टाइम तक इसके बाद जो 1750 700 से 1750 के बाद फिर क्या हुआ कि जो पेपर था वो मतलब ज्यादा बनने लगा और यूज होने लगा, और जिससे चीजों को मतलब उसमें लिख करके रखा जाने लगा। तो कहने का मतलब कि जो पहले की चीजें थी, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे पहले के, वो समय के साथ उनमें बहुत चेंजेस आए, है ना। और उससे मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मिली वो उसके बदले मतलब जो पहले उससे इन्फॉर्मेशन मिली थी, बाद के जो हिस्टोरियंस है उन्होंने उसका अलग ही मीनिंग निकाल लिया और इस तरह से वो चेंज हो गए। आप देखो यहाँ पे आपको दिया है द वैल्यू ऑफ पेपर की वैल्यू बताई है। कंपेयर द फॉलोइंग। फर्स्ट में दिया हमको इन द मिडिल ऑफ द 13th century a scholar wanted to copy a book but he did not have enough paper, so he watched their writing of a manuscript he did not want, dried the paper and used it। मीन्स वो बता रहे हैं कि जब 13th सेंचुरी के आधे में मतलब समझो 1250 के टाइम की बात हो रही है, तो जब क्या हुआ कि उस टाइम पे एक जो स्कॉलर थे मतलब जो लिखते थे ना किसी बुक को, तो उनको एक बुक कॉपी करना था, उनकी बुक की कॉपी करना था दूसरे में, तो लेकिन उनके पास पेपर नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है मतलब जो हाथ से लिखा गया, जैसे आजकल हम लोग प्रिंट निकलवा लेते हैं, है ना, प्रिंटर होता है, प्रिंट मशीन आ गई, लेकिन पहले क्या होता था कुछ भी चीज जो हाथ पर या जो किसी भी तरह की मेटल्स पर लिखी होती थी हाथ से, उसको बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो हाथ उनकी मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको मिटाया और उसके ऊपर लिखा, वो जो बुक उन्होंने कॉपी की उस पे की। अ सेंचुरी लेटर इफ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर wrap इट फॉर यू इन सम पेपर। अब उसके 100 साल बाद, मतलब ये बात हो रही 13th सेंचुरी की, उसके जस्ट 100 साल बाद 14th सेंचुरी में अगर आप बाजार जाते हो और आपको मार्केट से कुछ खरीदना है तो आपको शॉपकीपर वो पेपर में लपेट कर देता है। कहने का मतलब कि 100 साल में कितना डिफरेंस हुआ कि पेपर जो है यहाँ पर पेपर लिखने के लिए कम पड़ते थे और आज हमको पेपर शॉप पर लोग सामान उसमें लपेट करके देते हैं, है ना। तो आप देखो यहाँ आपके लिए क्वेश्चन दिया है कि व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव
एंड इजिली अवेलेबल इन द 13th और 14th सेंचुरी। कि अब आप ये बताइए कि पेपर 13th सेंचुरी में महंगा था या फिर एक्सपेंसिव एंड इजिली अवेलेबल, या फिर 14th सेंचुरी में। तो कब था ये इसमें है ना, यहाँ पर हमको वो इजी अवेलेबल नहीं होता था, तो 14th सेंचुरी में वो हमको इजी वे में अवेलेबल होने लगा। ठीक है, अब उसके बाद दिया है और फिर मतलब उसके बाद पेपर आसानी से मिलने लगा। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, petition and judicial records, and for register of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historian, but they are also difficult to use. उसके बाद जब पेपर मिलने लगा तो फिर मतलब जो क्रॉनिकल्स थे, जो राजाओं के जो विद्वान थे, वो क्या करने लगे, पेपर में सारी चीजों को राइट करने लगे, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाने लगे। और जो भी संत लोग जो पढ़ाते थे मतलब लेटर्स लिखे जाने लगे, जो साधु संत जो शिक्षा देते थे उनको मतलब फिर पेपर में राइट किया जाने लगा। उसके बाद जो भी राजा महाराजा रहते थे वो उनके जो भी याचिका उनके पास आती थी वो उन सबका एक मतलब रिकॉर्ड रखने लगे, है ना, अकाउंट का, सारे मतलब टैक्सेस का, किस तरह से वो टैक्सेस लेते थे, तो वो सारा फिर मतलब रिटर्न में वर्क होने लगा जब पेपर अवेलेबल इजी वे में होने लगा। और मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्टेड की गई लोगों के द्वारा, मतलब फिर लोग क्या करते थे, इस तरह से अपने लिखे हुए को एक मैन्यूस्क्रिप्ट बना करके रखते थे। और जो राजा महाराजा होते थे वो ये मतलब कहाँ रखते थे उसको, टेम्पल्स में या मोनास्ट्रीज में। मतलब टेम्पल्स की भी बारे में, जो भी कैसा मंदिर बना है, किसने बनवाया, कब बना, ये सारा मतलब एक लिखा हुआ राइटिंग के रूप में, रिटर्न के रूप में रिटर्न करके कलेक्ट करके रखा जाने लगा। और ये कहाँ रखते थे, या तो लाइब्रेरी होती थी उनकी या फिर आर्काइव्स। अब आर्काइव्स क्या होता है, जहाँ पर मतलब सभी चीजें ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को संभाल कर रखा जाता है। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है वो हिस्टोरियन को बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है कि उस समय पे कैसा क्या था, क्या क्या नियम थे, क्या रूल्स थे, कैसे टैक्सेस लेते थे रूलर्स, है ना। अब देखो यहाँ आर्काइव्स का दिया है कि आर्काइव्स का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर documents and manuscripts are stored. Today all national and state government have archives where they keep all their old official records and transactions. Means कि archives वो प्लेस होती है जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को संभाल कर या जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको संभाल कर रखी जाती है। जैसे हमारे जो गवर्नर है, जो हमारी सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनके पास भी बहुत सारे आर्काइव्स है जहाँ पर वे अपने सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड जो भी होते हैं उनको संभाल करके रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इतना सा और समझ लेते हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant difference in your copy and your friend's work. Manuscripts copying in somewhat similar as scribes copied manuscripts. They also introduced small changes. A word here, a sentence there. There a small difference grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become substantially डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मतलब वो यही देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि आप अब उस टाइम पे हमने क्या समझा कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे उनमें चेंजेस कैसे आया, ये इसका यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा कि जैसे उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं कि आप प्रिंटिंग मशीन में क्या होता है कि आप जैसी कॉपी देते हो सेम वैसा की वैसा उसमें कॉपी हो आता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, तो जो स्क्राइब्स थे वो क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अपने हाथों से राइट करते थे। जैसे कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको वो दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट पे अपने हाथ से लिखते थे। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जैसे अगर आपको आपके फ्रेंड, आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है और आपको आपके फ्रेंड की कोई चीज है उसको आप होमवर्क में मतलब आपके फ्रेंड की कॉपी में से राइट कर रहे हो, है ना, तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। मतलब हाथ से लिखना कोई आसान काम नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप आपके फ्रेंड की अगर वो प्रिंटिंग की हुई है तो हम इजी वे में उसको कॉपी कर देंगे। लेकिन अगर किसी आपके फ्रेंड की कॉपी आप कर रहे हो हैंडराइटिंग की, तो अगर आपके फ्रेंड की हैंडराइटिंग अच्छी है तब तो आप उसको इजी वे में राइट कर लोगे। लेकिन आपके फ्रेंड की हैंडराइटिंग यदि
डर्टी है या आपको उसका एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको अपने हिसाब से उस टाइम पे आप अंदाजा लगा दोगे कि शायद ये यही लिखा होगा, और आप उसको वो अपनी तरफ से लिख देंगे। तो इसी तरह से जब मैन्युस्क्रिप्ट जो पुराने टाइम पे लिखी गई थी, है ना, उसको जब दूसरे जो हिस्टोरियंस होते हैं जब वो कॉपी करने लगे, तो उनको हो सकता है कोई सा मीनिंग, कोई सा वर्ड समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वहां पर अपने दिमाग लगाकर उन्होंने अपने मन से मतलब उस शब्द का दूसरा शब्द लिख दिया, और इस तरफ से जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो जो उनका ओरिजिनल रूप था उससे वो अलग और अलग होती गई। मतलब इस तरह से उनमें डिफरेंस आता गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, है ना। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। We are totally dependent upon a copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscripts version of the same text to guess what the author day original written. तो इस तरह से मतलब ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई कि जैसे मैन्युस्क्रिप्ट जो अपना ओरिजिनल मतलब सबसे पहली मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा होगा, अब उसके 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद मैन्युस्क्रिप्ट जो है कॉपी होती गई, तो एक ने उसका दूसरा मीनिंग लिख दिया, फिर तीसरे ने लिखा, उसको वो राइटिंग समझ में नहीं आई, उसने उसका दूसरा मीनिंग लिख दिया। तो इस तरह से कहने का मतलब कि जो आज के जो ऑथर है, मतलब वो पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पर है, वो तो उसी पर है जो पहले के लोगों ने लिखा। तो उसका रिजल्ट ये आया कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा था ऑथर ने, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑन ओकेजन ऑथर्स revised their chronicles at different time. The 14th century chronicle Ziauddin Barani wrote his chronicles first in 1356 and another version 2 years later. The two different of each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960. It remained lost in large library collection. उसका मतलब वो बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि कभी कभी ऑथर्स क्या करते थे, किसी मौके पे जो ऑथर्स मतलब वो अपना जो उन्होंने लिखी मैन्युस्क्रिप्ट उसमें चेंजेस करते थे और वो उसको दूसरी लिखते थे। तो जो एक जियाउद्दीन बरानी थे क्रॉनिकल्स, उन्होंने 1356 में एक मतलब वो लिखी अपनी एक, उन्होंने अपना वर्जन लिखा और उसके बाद उसने उस मैन्युस्क्रिप्ट को दूसरा वर्जन लिखा। तो लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको मतलब दूसरा वाला तो मिल गया लेकिन पहला वाला नहीं मिला। कब तक? 1960 तक। और जब 1960 में उसको मिला तब उसमें पता चला कि उन दोनों में कितना चेंजेस है, मतलब उन्होंने पहले वाले में क्या लिखा था और उसको चेंज करके दूसरे में क्या लिखा। तो इस तरह से मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है टाइम के साथ चेंज होती जाती है ना। देखो जिस तरह से यहाँ पर दो तरह की राइटिंग दी हुई है। फिगर 2, different kinds of handwriting could make the reading of Persian and Arabic difficult. The Nastaliq style of the left is cursive and easy to read. The Shikaste on the right is denser and more difficult. मतलब वो बोल रहे हैं कि जो राइट तरफ दी हुई है वो है मतलब कि कौन सी है, ये अरेबिक है ना। तो ये डिफिकल्ट है, देखो इसके लेटर कैसे हैं, और ये जो दी है ये मतलब हम इजी वे में इसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से कहने का हैंड राइटिंग में भी डिफरेंस बहुत आता है ना, और समय के साथ सभी चीजें चेंज होती है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। पॉलिटिकल जो आज के समय में और पुराने पॉलिटिकल्स कैसे होते थे वो हम सोशल और पॉलिटिकल दोनों ग्रुप्स के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, इसको आप रीड करके रखिएगा। थैंक यू।